पैनिक के डल गए थे गलती से, वो आगे से नहीं होगा ऐसा। 2 क्वेश्चन थे ना 4-4 नंबर के, जिसमें इंटरमीडिएट जैसा कुछ और रिएक्शन पूछी थी आप लोगों से, पता है? नोटिस किया था किसी ने ये चीज? यस मैम। यस मैम। तो वो 2 क्वेश्चन गलती से डल गए थे, मतलब पता नहीं कुछ आई थिंक टेक्निकल इशू हुआ होगा, ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा, सो उसकी तुम टेंशन मत लेना। तो वो अटेम्प्ट नहीं करने थे बेटा तुम, ठीक है? एक बार देखो, तुम मुझे बोल रहे हो, तमनप्रीत मुझे बोल रही है कि उसमें आता है प्रॉब्लम जिसमें आपको बताना होता है बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है। देख बेटा, सिंपल सी बात ये है कि जहां पे नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल होंगे ना ज्यादा, वहां पे तुम्हारी क्या क्या चीजें ज्यादा होने वाली है, ध्यान से सुनो। वहां पे तुम्हारा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, लेकिन वेपर प्रेशर कम होगा। क्या तुम इन दोनों में डिफरेंस देख पा रही हो तमनप्रीत? यस मैम। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बढ़ेगा, मतलब वेपर प्रेशर और ज्यादा कम हो रहा है, बट वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, और सिंपल अगर बॉइलिंग पॉइंट होगा तो वो भी बढ़ेगा, ठीक है जी? यस मैम। अच्छा, थर्ड चीज है डिप्रेशन इन, पहले ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर लेती हूँ। तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, ठीक है? फोर्थ आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो डेल्टा टीएफ से जिसको दिखाते हो, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा। मतलब तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट, अगर नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल आप ज्यादा करोगे तो उसमें फ्रीजिंग पॉइंट पहले लेट्स से कि वाटर का 0 था, अब तुम उसमें कुछ ऐड कर रहे हो तो उसका वो डिप्रेस हो जाएगा, मतलब और कम हो जाएगा। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा व्हेन यू ऐड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन सॉल्वेंट, ठीक है? लेकिन तुमसे पूछा था हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, तुम समझ रहे हो दोनों में क्या डिफरेंस था? हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट पूछा था, तो इसमें अगर नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स जिसमें सबसे कम होंगे फ्रीजिंग पॉइंट उसका ज्यादा होगा। इसमें यूरिया वाला ऑप्शन आना था, तुमने शायद एल्यूमिनियम सल्फेट वाला लगा दिया था, और मैंने क्लास में भी करवाया था ये। देखो, अगर तुमसे पूछे लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो तुम देखोगे नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल ज्यादा है, ठीक है? अगर वो तुमसे पूछे हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, तो देख लेना जहाँ पे नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल कम है। इसको लिख लो तुम सारे के सारे, मुझे पता है इसमें कंफ्यूज होगे, तभी मैंने क्लास में ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा कराई थी, ठीक है? कोई बात नहीं, अभी ये फर्स्ट था, और मेहनत करना है ना, डेफिनेटली स्कोर इम्प्रूव होगा मेरे बच्चा। मैम हाँ, मैम जिसमें नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा होंगे उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, पर फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा मतलब? हाँ, जिसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, यानी कि लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होगा। यस, ओके मैम। ठीक है? तो ये हाँ बोलो मैम। वो हेनरी लॉ का भी क्वेश्चन नहीं आ रहा था कि कौन सी गैस ऑबे करेगी, कौन सी नहीं करेगी, किसका केएच की वैल्यू कम होगी। मैंने करवाया था ये क्वेश्चन। मैंने लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ नहीं पढ़ाया था, मैंने लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ, चेक करना अपने नोट्स में, हेनरीज लॉ की लिमिटेशन लिखवाई थी। यस मैम। फिर कैसे बोल रहे हो? मैंने क्या बोला था हेनरीज लॉ में कि याद रखना आपको वो वाली गैस लेनी है जिसका डिसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होगा। और मैंने स्पेशली NH3 का एग्जांपल भी लिया था कि अगर आप उसको मान लो HCl के साथ ले लेते हो तो ये क्या बना देगा, रिएक्ट कर जाएगा इसके साथ, तो ये नहीं ओबे करेगा। और यही आई थिंक इसका आंसर भी था तुम्हारे पेपर में। यस मैम, NH3 था। पढ़ाया तो भैया मैंने सब कुछ है, चलो मान लेते हैं, वैसे तो मैंने कराया था, लेट से एज्यूम कर लेते तुमने ये चीज नहीं पढ़ी, कोई नहीं, छोड़ दिया था, फिर ये कर दिया था अटेम्प्ट। हम छोड़ दिया, अटेम्प्ट किया था लेकिन सही आ गया। अच्छा ठीक है, वो पढ़ा होगा तो सही आ गया, बट इन केस मान लो कई बार क्या होता है ना, हमारे पास बहुत बड़ा चैप्टर है, कुछ चीजें मिस आउट हो जाती है क्योंकि हमारा फोकस रहता है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, लाइक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये तो हमारा ध्यान नहीं जाता है इस पे, ठीक है? ऐसे केस में आप छोड़ दो, बट फिर भी मैं बोलूंगी आप 180 120 में से 100 नंबर ले सकते थे, 100 नंबर ले सकते थे, बट कोई बात नहीं, जो 80 90 इसके बॉर्डर लाइन पे है आप थोड़ा इम्प्रूव करो, और जो 80 से कम है वो थोड़ा सा प्रैक्टिस और ज्यादा करो, मतलब कॉन्सेप्ट देखो कहाँ गलती हुई थी तुमसे, ठीक है? क्योंकि एनालिसिस तो देखो सबको ही करना है, एनालिसिस सबको करना है, बेशक किसी के 100 से ऊपर तो उसको भी एनालिसिस करना है, ये नहीं सोचना अरे मैं तो क्वालिफाई हो गया, मैं तो क्वालिफाई होगी, हो गए लेकिन गलतियां भी तो की होंगी कुछ, ठीक है?
तो सबको एनालिसिस करना है कि तुमने कहाँ पे गड़बड़बाजी की, ठीक है जी। और ऐसे देखो, अब तुम्हें पता चल गया, तमनप्रीत ने मुझे बोला ऐसे क्वेश्चन में मेरी गलती हुई, तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तुम्हें फिर, है ना। यस मैम। चलो, हाय सपना, गुड इवनिंग। चलो अब स्टार्ट करते हैं। चलो आज हम क्या करेंगे बेटा, आज हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आज हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा जिसमें हम प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे। कि मान लो इलेक्ट्रोलिसिस आप करा रहे हो, क्योंकि लास्ट क्लास में जो मैंने करवाया था वो सिर्फ मोल्टन NaCl का एग्जांपल कराया था, याद है। मैंने बोला था कैथोड पे और एनोड पे क्या मिलेगा, Na और Cl2। ऐसे ही हम और देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस, जैसे एक्वस NaCl का देखेंगे, कॉपर सल्फेट का देखेंगे, एक्वस H2SO4, डाइल्यूट H2SO4। तो इनमें क्या क्या प्रोडक्ट मिलेंगे आपको कैथोड और एनोड पे, वो हमें आज देखना है, और ये पेपर में भी आता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बैटरी और कोरोजन वाला पार्ट देखेंगे। हालांकि मैं जनरली ना बच्चों को ये वाला पार्ट नहीं करवाती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा इजी बोले तो आप लोग खुद भी कर सकते हैं, बट अपने पास आज टाइम है तो मैं आपको बैटरी और कोरोजन वाला पार्ट करा दूँ, ठीक है बेटा। हाय सिद्रा, गुड इवनिंग। क्लियर है? चले फिर चकते फटते स्टार्ट करते हैं। पानी वानी पी लो। यस मैम। अच्छा, डीपीपी में किसी को डाउट था क्या? कोई डाउट था तो प्लीज मुझे बता देना, सो दैट मैं उसको ले लूं। ना वो बेंजीन टू एनिलीन बेंजीन वाला क्वेश्चन था। यस मैम। नाइट्रोबेंजीन और एनिलीन ये होता है। पहले तो तुम इसका वो निकाल लेना, मोलर मास 123 ग्राम आएगा, ठीक है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है बेटा वो 6 इलेक्ट्रॉन का होता है। ये तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना था कि नाइट्रोबेंजीन में जो होता है, जब एनिलीन में चेंज होता है तो 6 इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, नेट चेंज होता है। तो अब तुम निकाल लोगी, इस जब 6 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा तो 123 ग्राम चाहिए। तुम्हें कितना दे रखा था वो तुम चेक कर लेना। 12.3 ग्राम दिया था। 12.3 में देख लेना कितना होगा। और ऐसी बात नहीं है कि रटना है मैम 6 इलेक्ट्रॉन, हमें तो पता ही नहीं कैसे होगा। डोंट वरी, आने वाले आगे वाले टाइम में तुम पता चल जाएगा कि कैसे यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा, जब तुम थोड़ा सा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख जाओगे। निकाल सकते हो वैसे तो। जैसे मान लो यहाँ पे NH2 है बेटा, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। जैसे देखो यहाँ पे कार्बन है, ठीक है। तो कार्बन और नाइट्रोजन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन का +1, इस पे -1। इस पे देखो ये +1 होगा, ये -1 होगा। हाइड्रोजन का +1 है तो इस पे -1 होगा। ओवरऑल न्यूट्रल है ना एनिलीन, ठीक है। तो इसमें +1, इस पे +1, इस पे +1, तो इस पे कितना का होगा, -3, ठीक है। और जब आप इस पे निकालोगे नाइट्रोबेंजीन पे, इधर देखो, ये आप कहाँ सीखते हो, रिडॉक्स वाले चैप्टर में सीखते हो मेरा बेटा। इसमें क्या होगा, इधर देखो, ये +1 -1, ऑक्सीजन पे -2 +2, इस तरीके से निकाल सकते हो। इस पे -1 +1, ऑलरेडी इस पे +1 भी है, तो कितना हो जाएगा ये टोटल, +1 +1 +2 -1, तो 3 हो जाएगा। देख रहे हो, तो इस पे 3 हो गया इलेक्ट्रॉन, इस पे -3। तो जब n फैक्टर निकालोगे तो 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6। थोड़ा सा यहाँ पे रिडॉक्स वाला लगना था कि किस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट जो है निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है। यस मैम। मैम एक वो होता है ना कि जैसे मान लो Al3 है, वो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एल्यूमिनियम बना रहा है, तो मैम उसका वो होगा ना 3 फेरेड इज इक्वल्स टू उसका मोलर मास जो एल्यूमिनियम का है, और जो दूसरे मास के लिए निकालना होता है जो हमें गिवन होता है, मैम उसमें इक्वेशन कैसे बनाते हैं मैम, वो नहीं बनती। मैं एक तो फॉर्मूला लगा के मैम जैसे उन्होंने लिखा ना 3 फेरेड गिव्स वो एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम, तो फिर उसके बाद हमें वो निकालना होता है ना कि कितने ग्राम के लिए चाहिए। इधर देखो, जैसे तुम्हें पता है 27 या मैं बोलूँ 3 फेराडे जब तुम पास कराओगे तो 27 ग्राम डिपॉजिट होगा, ठीक है। उसके बाद देख लो उसमें तुम्हें या तो क्यू दे रखा होगा, ठीक है, या तुम्हें करंट और टाइम दे रखा होगा, तो उसका मल्टीप्लिकेशन करके तुम बता सकती हो कि 2 × 9 3 × 96500 कूलम पास करोगे चार्ज तो इतना ग्राम डिपॉजिट होगा। और क्वेश्चन में देखना तुम्हें क्या गिवन है, चार्ज गिवन है, ये करंट गिवन है, टाइम गिवन है, तो कितना लगेगा, चार्ज पास करोगे तो कितना डिपॉजिट होगा। एक बार मेरे को क्वेश्चन भेज देना तमनप्रीत, है ना, तो फिर मैं ज्यादा और अच्छे तरीके से तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगी कि वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो सारे बच्चे। दिख रहा है क्या, विजिबल है क्या, इसको थोड़ा जूम कर लो। यस मैम।
ये अभी पूछा था नीट 2024 में, और सारे बच्चे मतलब जिनका हो जाए वो फटाफट हैंड रेस करेंगे मेरा बेटा। और प्लीज अपनी मिस्टेक्स को एनालिसिस कर लेना, क्योंकि अब तुम्हें ऐसा नहीं बोल सकते हो तुम कि मैम करवाया नहीं है। पूरा चैप्टर अपन ने किया था विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो देख लेना कहाँ तुमने मिस्टेक की। जिस टाइप के क्वेश्चन में तुम लोगों ने गलती की थी ना टेस्ट में, वो ऐसे वाले क्वेश्चन की तुम्हें क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। चलो जी, अपूर्वा का हो गया है। क्या आ रहा है अपूर्वा? मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन है, किस किस का और आ रहा है चेक करो। इसमें से जो सबसे इजी लग रहा है वो निकाल लो पहले। कौन सा लग रहा है सबसे इजी? FeO2 FeO2O3। अपेक्षा क्या आ रहा है? शिवा, प्रखर, मैम ए ही आ रहा है ऑप्शन। यस हर्षिता ए आ रहा है, तमनप्रीत ठीक है। ये वाला तो मैंने कराया था ना, 5 फैराडे चाहिए होता है इसके अंदर, ये तो मैंने करा दिया था। तो आपका बी का तो 5th आएगा। बी का 5th देखो किसमें, एक सेकेंड, बी का 5th नहीं, बी का 4th है। तो ये देखो तीनों है, तो सी तो वैसे एलिमिनेट करो। इसके बाद ये देखो, ये बहुत सिंपल है। देखो एक बार, कैल्शियम 2+2 इलेक्ट्रॉन लेके कैल्शियम में चेंज कर रहा है, तो इधर देखो 1 मोल के लिए कितना पास करोगे, 2 फैराडे, और 1.5 मोल के लिए कितना करोगे, बोलो। 2/1। 3 3 फैराडे, तो सी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखो सी का फर्स्ट, डी भी हट गया। ठीक है, ऐसे ही तुम निकाल लोगे। इसमें देखो FeO से Fe2O3 में जाओगे तो क्या होगा, देखो बेटा इधर। इसमें एन फैक्टर कैसे निकालोगे, मैंने याद है करवाया था। किसी को भी एक को पकड़ लो, यहाँ पे आयरन +2 में है और इसमें आयरन +3 में है, तो कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, 1। तो ये 1 फैराडे चेंज, 1 मोल की बात कर रहा है। ऐसे ही बेटा H2O से वाटर का देख लो, मैं यहाँ पे कर देती हूँ। अब तुम इसको रिडॉक्स का क्वेश्चन बोलो या तुम इसका बोलो, बात एक ही है। H2O से O2, ऑक्सीजन देखो यहाँ पे -2 है और यहाँ पे 0 है, तो कितने का ट्रांसफर हुआ इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने का चेंज हुआ है, तो ये 2 फैराडे। ऐसे करके सवाल करना था, जो कि आया था नीट 2024। ठीक है, ये वही तो है जो अपन ने किया था इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ते टाइम। ठीक है, Yes, एक ma'am. ये क्वेश्चन करो बेटा, ये भी क्वेश्चन नीट 2024 में आया था अभी। थर्सडे से वी विल स्टार्ट केमिकल काइनेटिक्स। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, चलो हैंड रेस कर लेना जिसका हो जाए। और बेटा एक और चीज, हाँ अब क्योंकि सारे बच्चे यहाँ पे बैठे हो तो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले ना जब आप लोगों के सामने आता है, जैसे शिवा ने मुझे बताया था तो मेरे को उसका पता चल गया। तो जब भी आप लोगों के सामने पेपर आता है, फर्स्ट यू हैव टू अटेम्प्ट बायो, पहले बायो अटेम्प्ट करोगे तुम लोग। नम्रता है यहाँ पे, नम्रता, नम्रता क्लास में है बेटा? नहीं है आज, ठीक है। हाँ, तो आपका क्या है, बायो पहले अटेम्प्ट करा करो, फिर केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स में ज्यादा टाइम टेकिंग, फिजिक्स थोड़ा सा कंपैरेटिवली टाइम टेकिंग होता है। तो तुम लोग अगर बायो के बाद डायरेक्ट ये स्टार्ट कर दोगे, सारा टाइम खा जाएगी, केमिस्ट्री के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। तो पहले बायो करो, फिर केमिस्ट्री करो, एंड देन फिजिक्स आराम से करो। समझ में आया? तो दिस शुड बी द सीक्वेंस, यही सीक्वेंस रहना चाहिए फ्रॉम नेक्स्ट टेस्ट। ठीक है जी, हाँ चलो हो गया क्वेश्चन, क्या निकला है बताओ। हम ऑप्शन बी। 0.315। जल्दी से हैंड रेस करो, किन किन बच्चों ने कर लिया है, फास्ट, फिर आके भी चलना बेटा अपने को। सिर्फ 3 बच्चों का आया है, मैंने 3 बच्चों को पढ़ाया ये चैप्टर। शिव, महेश,
अंकिता, अनिरुद्ध, ऋषभ, प्रखर, बताओ भाई। भैया ऐसे तो बहुत क्वेश्चन करा दिए। हर्षिता, तमनप्रीत, अरे बोलो भाई, कुछ तो बोल दो। अपेक्षा, यस मैम, हो गया कैसे किया? मैम। पहले तो वो रिएक्शन लिख के दी है, CO2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गैस। मैम फिर हाँ मैम मैंने सॉल्व किया है पर आंसर अलग ही आ रहा है, ऑप्शंस में से नहीं आ रहा है। देखो, आपको कुछ नहीं करना। क्या पूछा? मास इन ग्राम ऑफ शिव हुआ? शिव हो गया बेटा? यस मैम। हाँ बेटा, सी आर ऑप्शन। सी आ रहा है। जी मैम। डी आ रहा है मैम। बी आर मैम डी आ रहा है। चलो इधर आओ। आपसे क्या पूछा? मास इन ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिट बाय इतना, जब तुम इतना करंट पास करोगे, ठीक है, कितने सेकंड के लिए मेरा बेटा? 100 सेकंड के लिए, तो तुम्हारा कितना ग्राम जो कॉपर का डिपॉजिट है, ये बताना है। तो मैंने फॉर्मूला बताया था, Q इंटू आई टी, यस मैम इंटू आई टी, Z into I. Z इंटू आई यस टी, और मैम Z क्या था? इक्विवेलेंट वेट बाय 96500 इंटू आई इंटू टी। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? क्या नाम है शिव? मैम मोलर मास इनटू एन फैक्टर। इंटू या डिवाइड बाय? सॉरी मैम, डिवाइड डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो मोलर मास 63.5 होता है, कॉपर का दिया हुआ था, देखो आपको 63 लेना है, तुम समझ रहे हो? वैसे तो 63.5 होता है, लेकिन जैसा क्वेश्चन बोलेगा आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। और देखो इन्होंने फैराडे की वैल्यू क्या ली है, इधर देखो 96500 नहीं ली है, इन्होंने कितनी ली है? 487। तो आपको वही लेनी है, समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि देखो उसने क्वेश्चन को कैसे फ्रेम किया ताकि वैल्यू कैंसिल आउट हो जाए। ऑब्जर्व कर रहे हो? तो इसीलिए इसको बोलते हैं नीट का पेपर विद इन 1 मिनट, लेस देन 1 मिनट जो है सोल्व हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे n फैक्टर 2 होगा इंटू 96487। करंट कितना है? 9.6487 इंटू 100। इंटू 100। तो बस ये कितनी 4 जीरो आ जाएंगे नीचे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और मैम 2 0 2 जीरो से 2 जीरो गई, और ये किस पे कैंसिल आउट होगा? 31.5 पे होगा, यस 0.3. तो आ जाएगा 0.315। क्या किया भाई तुमने? क्या घोल कर दिया? यस मैम, ऐसा ही किया। 31.5 डिवाइड बाय 100 कितना होता है? ये जीरो नीचे ले जाओ तो 0.3 0.5 ग्राम। ये क्वेश्चन था नीट में, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं बेटा। अब हमारी बात आती है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। तो याद करो बेटा, जब मैं तुम्हें प्रीवियस क्लास में पढ़ा रही थी तो मैंने बात की थी मोल्टन NaCl की। मैंने कहा था NaCl जो है मोल्टन उसमें है स्टेट में, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, एक्वस में भी करता है। बट वहां पे मैंने एक्वस की बात नहीं की थी, क्योंकि बेटा जब मैं एक्वस की बात करूंगी तो एक्वस मतलब पानी, एक्वस मतलब पानी। तो अब तुम्हारे पास H प्लस और OH नेगेटिव आयन भी होंगे सोल्यूशन में, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। मान लो तुम्हारे पास H प्लस और OH नेगेटिव आयन भी होंगे सॉल्यूशन में, तो भैया ये भी जा सकते हैं कैथोड और एनोड की तरफ। मानते हो या नहीं मानते हो? तो इसीलिए यहाँ पे मैं कुछ कुछ पॉइंट्स लिखवा रही हूँ तुमको, प्लीज लिखिए। कैटायन, अनायन एंड वाटर आर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, ठीक बात है ना? अब तुम्हारे पास कैटायन अनायन के साथ वाटर भी प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन में, यस और नो? यस मैम। तो मैम कौन जाएगा कैथोड की तरफ और कौन जाएगा एनोड की तरफ? लिखो। higher the reduction potential, higher the reduction potential of cation, then it will reduced at cathode with respect to water and vice versa.
एक और पॉइंट लिखो, फिर समझाती हूँ मिला के। हायर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल of anion, then it will get oxidized at anode with respect to water और vice versa। पहले ये पॉइंट लिखो बेटा, फिर मैं बताती हूँ क्या लिखा है मैंने। मैम रिड्यूस एट कैथोड के बाद क्या लिखा हुआ है? कहाँ पे बेटा? ऊपर रिड्यूस एट कैथोड विद रिस्पेक्ट टू, WRT लिख दिया शॉर्टकट में। जी मैम। कहने का क्या मतलब है बेटा, सोच के देखो, अगर तुम्हारे पास एक्वस NaCl, अभी मैं एग्जांपल कराऊंगी, एक्वस NaCl में अब तुम्हारे पास Na प्लस Na भी होगा, Na प्लस भी होगा, Cl नेगेटिव भी होगा, H प्लस भी होगा और OH नेगेटिव भी होगा। ठीक है, तुम्हें पता है अब आयंस क्या होंगे, एक से ज्यादा केटायन होंगे और एक से ज्यादा एनायन होंगे मेरा बेटा, है ना। आपको पता है केटायन किसके पास जाता है? कैथोड के पास जाता है। तो अब तुम्हारे पास सॉल्यूशन में 2 केटायन होंगे, अब दोनों में से कौन जाएगा? कैसे डिसाइड करोगे? डिसाइड करोगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो भागे भागे जाएगा कैथोड पे। सीधी सी बात है, मैंने नहीं बताया था पहले कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो क्या होना चाहेगा? रिड्यूस होना चाहिए, हो चाहेगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा। बताया था ये बात मैंने? यस मैम। सेकंड थर्ड पॉइंट मैंने बोला है, एनोड पे कौन जाएगा? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो भैया ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, खत्म। ठीक है, अगर मान लो तुम वाटर ले रहे हो और दूसरा एनायन ले रहे हो, तो अगर दूसरा जो एनायन ले रहे हो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, वो पहले भाग के जाएगा एनोड पे। अगर वाटर का ज्यादा है, वाटर में OH नेगेटिव का मतलब ज्यादा है, तो वो जाएगा ऑक्सीडाइज होने एनोड पे। ठीक है, तो ये वाली बात। ठीक है जी, यस यस चलो ओके सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। क्या ये मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया था मोल्टन NaCl वाला? यस जिसमें मैंने कहा था Na जो है आपको कैथोड पे मिलेगा, है ना, और जो आपका Cl है वो किस पे मिलेगा? एनोड पे मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें कोई एक्वस का कोई सीन नहीं था, ये हमने पानी में नहीं लिया था। अब पानी में नहीं लिया था मेरा बेटा, तो कैथोड पे आपको सिंपल सोडियम मिलेगा एंड एनोड पे बेटा क्या मिलेगी? Cl2 गैस लिबरेट होगी। दैट्स इट, बस इतना ही याद रखना था। ठीक है, पंगा कहाँ आएगा मेरा बेटा? पंगा यहाँ आएगा जब तुम इलेक्ट्रोलिसिस करवाओगे NaCl एक्वस NaCl। पंगा कहाँ आएगा? जब तुम एक्वस NaCl की क्या कराओगे? इलेक्ट्रोलिसिस। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ, ध्यान से। एक्वस का मतलब क्या हुआ मेरा बेटा? एक्वस NaCl, ध्यान रखना, इनर्ट इलेक्ट्रोड है, मतलब तुम ऐसी इलेक्ट्रोड ले रहे हो कार्बन की या ग्रेफाइट या प्लेटिनम की, जो कि सिर्फ रिएक्शन कैरिड आउट करने में काम आता है, रिएक्शन को करवाने में काम आता है, वो रिएक्शन मिक्सचर के साथ रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, तो ऐसी इलेक्ट्रोड आपने ली। अच्छा, अब मुझे ये बताओ NaCl में क्या होगा? Na प्लस होगा और Cl नेगेटिव होगा। यस मैम। ओके, और क्या होगा? पानी भी होगा साथ में, और पानी के कौन से आयंस होंगे? H प्लस और OH नेगेटिव। यस ठीक है, तो मतलब आपके कैटायन वाले ये दोनों हो गए और एनायन वाले मेरे बेटा ये हो गए। यस और नो? यस मैम। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले दोनों के दोनों कहाँ पे जाएंगे? कैथोड पे जाने वाले हैं। कैथोड पे जाने के लिए लड़ाइयां हो रही है ना इनमें, मतलब ये रिडक्शन करेंगे। ठीक है मेरा बेटा, तो इसकी रिडक्शन वाली रिएक्शन क्या होगी? ये सब बच्चों को पता होनी चाहिए कि Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके Na बनाएगा। ऐसे ही आपके NCERT क्या लिखती है? H प्लस नहीं लिखती, वो लिखती है वाटर। तो आपको ये रिडक्शन के लिए वाटर की रिएक्शन याद करनी है। मैंने आपको शायद पहले बताया था कि H2O क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, H2 प्लस 2OH नेगेटिव बना लेगा। इसमें शायद बैलेंस है क्या? देखना बैलेंस है क्या? हाँ बैलेंस। यस मैम। तो इसलिए भी क्या है? रिडक्शन, क्योंकि ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये रिडक्शन कर रहा है। ठीक है,
अच्छा मैम, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कैथोड पे जाएगा कौन एनोड पे, मतलब कौन कैथोड पे जल्दी जाएगा? मैंने कहा था क्या देखना आपको, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू देखनी है। अब तुम देखो ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लिखी हुई है मेरा बेटा, तो सबसे ज्यादा किसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, वोटर वाले की या Na+ की? वोटर वाले की, यानी कि हमें कैथोड पे क्या मिलेगा फिर मेरा बेटा, हमें कैथोड पे मिलेगा H2 गैस। यस और नो? यस मैम। इसको मैंने रिजेक्ट कर दिया। बस इसी तरीके से तुम्हें सवाल करने हैं सारे, ठीक है? बहुत इजी है। देखो अभी अपन इतने सारे क्वेश्चन लगा लेंगे ना, प्रैक्टिस कर लेंगे कि तुम्हें टिप्स पे याद हो जाए, ठीक है? घबराना नहीं है। अच्छा, उसके बाद आते हैं, देखो एक बात बताऊं, राज की बात ये है, मेरी शक्ल नहीं दिख रही क्या? राज की बात ये है कि कैथोड का पता लगाना इजी रहता है हमारे लिए। मेन हम फंसते हैं एनायन के केस में, बट उसका भी जुगाड़ करवाऊंगी तुम्हें, ठीक है? पहले समझ लेते हैं, जुगाड़ करवा दूंगी लेकिन पहले समझ। देखो मेरा बेटा, यहाँ पे क्लोरीन पे देखो, क्लोरीन गैस लिबरेट हो रही है एनोड पे, और यहाँ पे एनोड वाली रिएक्शन मेरा बेटा ध्यान रखना, जहाँ पे आपका O2 गैस मिलने वाला है 4H+ 4 इलेक्ट्रॉन, ये बैलेंस है इक्वेशन, देख पा रहे हो? अब देखो हमने क्या कहा था, एनायन पे एनोड पे कौन जाएगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा? किसका ज्यादा है? वोटर का। वोटर का। तो कायदे से तो एनोड पे O2 लिबरेट होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस मैम। नहीं होता है। आ गया ट्विस्ट, आ गया इसमें, लिखो इसमें आ गया ट्विस्ट। ट्विस्ट क्यों आया बेटा, ध्यान से सुनना। मैम आपने तो बताया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, अब इसका ज्यादा है तो आप कहते हो होगा नहीं, तो हाँ, क्योंकि यहाँ पे बेटा एनोड पे यहाँ पे आपकी Cl2 गैस लिबरेट होती है। ऐसा क्यों होता है मेरा बेटा, ध्यान से सुनना। तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है, अगर कोई पढ़ेगा उसको इग्नोर भी मार देगा कि समझ में नहीं आ रहा, बट हम उसको समझेंगे। वो एनसीईआरटी की लाइन क्या है, ध्यान से सुनना। उस कहने का मतलब ये है बेटा, जो ये वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस होती है ना बेटा, मैंने तुम्हें बताया था परसों वाली क्लास में कि वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस से आप H2 और O2 कलेक्ट कर सकते हो। तो जो ये प्रोसेस होता है ना, ये बहुत स्लो होता है। कैसा होता है मेरा बेटा, ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है। तो इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए आपको बाहर से थोड़ी एक्स्ट्रा वोल्टेज देनी पड़ती है। तो ये जो जितनी आपको वोल्टेज दिख रही है ना, वो एक्चुअल में इतनी नहीं होती है, इसमें कुछ और एक्स्ट्रा ऐड होती है। और वो कितनी ऐड होती है, 0.25 वोल्टेज और ऐड करनी होती है इसमें, तब ये इलेक्ट्रोलिसिस थोड़ा सा प्रोसेस क्या होता है बेटा, फास्ट होता है। अदरवाइज ये बहुत स्लो रिएक्शन होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सारे बच्चे क्या मेरी बात समझ रहे हो? मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनो। मैंने बोला था अनायन में जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, लेकिन यहाँ पे मैं बोल रही हूँ ऐसा नहीं है। रीजन ये है मेरा बेटा, क्योंकि वाटर के केस में क्या होता है, जब वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो वो प्रोसेस बहुत स्लो होता है, तो आपको बाहर से थोड़ी एक्स्ट्रा वोल्टेज देनी पड़ेगी सो दैट रिएक्शन कैरिड हो सके, थोड़ी सी फास्ट हो जाए। और वो कितनी देनी पड़ती है, 0.25 देनी पड़ती है। और अगर आप 0.25 ऐड कर दोगे बेटा तो ये कितनी हो जाएगी टोटल, ये हो जाएगी आपकी माइनस कितना, 1.48। अब मुझे बताओ ये वाली ज्यादा है क्लोरीन वाली या ये वाली ज्यादा है? क्लोरीन वाली। तो दिस इज द रीजन कि एनोड पे क्या होगा मेरा बेटा, Cl2 गैस लिबरेट होगी। क्या पल्ले पड़ा? यस मैम। तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लो फटाफट से, अपनी लैंग्वेज में लिख लो कि रिएक्शन जो होती है स्लो होती है, तो हमें बाहर से वोल्टेज देनी पड़ती है। कितनी एक्स्ट्रा वोल्टेज देते हो, 0.25, और ये ऐड कर देते हो तो ये ओवरऑल वैल्यू -1.48 हो जाती है, जो कि कम हो जाती है क्लोरीन वाले से। तो अब कंपेयर करोगे आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा बेटा, Cl2 गैस लिबरेट होगी। यानी कि जब तुम्हारे पास एक्वस NaCl होगा तो क्या बोलोगे, H2 गैस लिबरेट होगी कैथोड पे और Cl2 गैस लिबरेट होगी मेरा बेटा एनोड पे। ठीक बात है, ठीक बात है। यस मैम। तो हमें जो एक्सपेरिमेंटली देखा गया ना, किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो हमें मिला इसका, वो -1.23 नहीं था, कितना था, -1.48। ठीक बात है। चलो मैम एक बार रिपीट कर देना। क्या रिपीट करूं? मैम वो जो आपने अपनी लैंग्वेज में लिखने को बोला था। मैंने बोला कि ये प्रोसेस स्लो होता है तो इसमें एक्स्ट्रा वोल्टेज आपको चाहिए होती है, जिसकी वजह से -1.23 वोल्टेज ना रह के -1.48 हो जाती है।
जिसकी वजह से Cl2 का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू वाटर, जिसकी वजह से एनोड पे Cl2 गैस मिलती है ना कि O2 गैस। चलो ये देखो, ये रिएक्शन लिखी हुई है, देख पा रहे हो मेरा बेटा? देख रहे हो? एनोड पे आपको ये मिल रहा है, ठीक है, कैथोड पे आपको क्या मिल रहा है? कैथोड पे आपको ये मिल रहा है, तो इसकी ओवरऑल रिएक्शन देख बेटा, ये हो गई। देख रहे हो? अगर मान लो मैं दोनों तरफ Na+ ऐड कर दूं मेरा बेटा, तो क्या होगा? ये देखना, ये बन जाएगा 2NaCl + 2 वाटर Cl2 H2 + 2 NaOH। यस मैम। हाँ या ना? यानी कि आपका मीडियम कैसा है? बेसिक मीडियम है ना, क्योंकि OH नेगेटिव मिल रहा है। बोलो हाँ या ना? हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्योंकि आपका NaOH मिल रहा है ना आपको, तो मतलब आपका मीडियम क्या है? बेसिक है, मतलब पीएच क्या होगी सॉल्यूशन की? ग्रेटर देन 7। मैम हाँ मैम थोड़ा सा रिपीट कर दो मैम, क्लास लीव हो गई थी। ले, मैं कह रही हूँ एनोड पे Cl2 मिलेगा और कैथोड पे H2 मिलेगा, तो जब तुम दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी। मैंने क्या किया, दोनों तरफ Na+ ऐड कर दिया, तो ये इक्वेशन मिल जाएगी। यानी कि मैं यहाँ से ये बताना चाह रही हूँ कि सॉल्यूशन में तुम्हें OH नेगेटिव के आयंस मिल रहे हैं, यानी कि जो तुम्हारा सॉल्यूशन है वो बेसिक होगा। ठीक है, बेसिक होने का मतलब क्या है? पीएच क्या होगी? ग्रेटर देन 7। ठीक है जी, चले आगे। चलो ओके, अगर मैं बेटा मान लो यहाँ पे एक्वस NaCl की जगह लिख दिया जाए डाइल्यूट एक्वस NaCl, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? डाइल्यूट एक्वस NaCl मतलब उसका मतलब क्या है? डाइल्यूट का मतलब क्या? वहां पे पानी बहुत ज्यादा है, पानी बहुत ज्यादा है। तो उस वाले केस में बेटा आपका O2 ही कहाँ मिलेगा? आपको एनोड पे मिलेगा, क्योंकि उसमें पानी बहुत ज्यादा है कि Cl नेगेटिव के आयंस बहुत कम है, तो वाटर जो है वो फटाफट भाग के जाएगा एनोड पे और O2 क्या कर देगा? लिबरेट कर देगा। समझे इन दोनों बातों को? यस बेटा कान खोल के बैठो, अगर इधर उधर देख रहे हो ना तुम लोग, कहीं इंस्टा चला के बैठे हुए, फेसबुक, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। है ये बहुत इजी टॉपिक, लेकिन अगर आप नहीं ध्यान दोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर कहोगे मैम क्या ही चल रहा है जिंदगी में। ऐसा ना चले तो प्लीज ध्यान से सुनो। मैंने 2 बातें बता दी आपको, एक तो कब, जब एक्वस NaCl का केस है, एक दूसरा केस कौन सा बताया? जब वो आपको बोल दे डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब क्या है? पानी बहुत ज्यादा है, तो पानी उसमें बहुत ज्यादा है कि Cl नेगेटिव के आयंस बहुत कम है, जिसकी वजह से एनोड पे O2 लिबरेट होगा उस केस में, ना कि Cl2। ठीक है जी, मैं लिख देती हूँ साफ साफ। तुम लोग पता क्या करते हो? भूल जाते हो। जैसे तुमने लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ नहीं लिखा ना, और मेरे को बोल रहे मैम हमने तो पढ़ा ही नहीं, करवाया ही नहीं आपने। लिखो, बेशक ना भी करवाया होता, आप लोग घर से क्या पढ़ते हो? घर पे भी पढ़ना है ना फिर आपको। अगर सारी चीजें मैं करा दूं रट्टी रटाई, फिर क्या चलेगा? मतलब आप घर पे एफर्ट नहीं मार रहे। चलो इधर देखो, बात सही नहीं बोल रही? इन केस ऑफ डाइल्यूट NaCl तो आपको क्या मिलेगा? कैथोड पे H2 मिलेगा और एनोड पे O2 मिलेगा। ठीक है, इसको लिख लेना। चलो आ जाओ, क्वेश्चन करते हैं। आओ मेरा बेटा, सबसे पहले तुम्हारा क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, सारे एग्जांपल मैंने एनसीईआरटी वाले ले रही हूँ। इधर आओ, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तुम्हें क्या आता है पेपर में? पता क्या आता है? तुम्हें ऐसा कुछ दे देगा क्वेश्चन और बोलेगा बताओ भाई कौन कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा कैथोड पे और एनोड पे, बस तुम्हें ये बताना है। अब देखो जो मैं सॉल्यूशन ले रही हूँ उसमें सॉल्यूशन में क्या है मेरा बेटा? जिंक सल्फेट भी है और सिल्वर नाइट्रेट भी है और एक्वस मतलब पानी भी है। अब तुम ये बताओ टोटल कैटायन तुम्हारे पास अब कितने हो गए? कौन बताएगा? प्रखर, कितने टोटल कैटायन हो गए अब तुम्हारे पास सॉल्यूशन में? सिद्रा, टोटल कैटायन कितने हो गए? 3 मैम। 3 कौन कौन से? जिंक 2+, जिंक 2 प्लस Ag+ और H+। H+. वेरी गुड। और टोटल अनायन कितने हो गए? 3 3। 3. ऐसे ही मैम। नाइट्रेट आयन एंड आपका
H प्लस, सॉरी OH नेगेटिव, ठीक है। चलो मैंने कहा था एकेटाइन का पता लगाना बहुत इजी होता है, आपको पेपर में रिडक्शन पोटेंशियल दिया जाएगा, हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं दिया। अब जिसमें से भी इन तीनों में से जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो किस पे जाएगा बेटा, कैथोड पे। आपको पता है H प्लस वाले का 0 होगा, जिंक का कितना होता है वैसे तो याद नहीं रखना, बट इतने क्वेश्चन कर लिए तो हो सकता है तुम्हें याद हो, -0.76 होता है, और Ag प्लस का 0.8 समथिंग होता है, वैसे तुम्हें दिया जाएगा। यानी कि सबसे ज्यादा किसका होता है, Ag का। तो यही क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके बेटा कहाँ जाएगा, कैथोड पे, हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। अब बात करते हैं बेटा अनायन की। ये देखो यहाँ पे एक तुम्हें रामबाण दिखा रही हूँ, जब भी तुम्हारे पास अनायंस आ जाए ना तो एक काम करना बेटा, ये ऑर्डर लिख लो अपनी नोट में, बहुत काम आएगा, ये ऑर्डर लिख लो। ये ऑर्डर पता है किसका है, ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ माइग्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ माइग्रेशन मतलब किसकी माइग्रेशन पावर ज्यादा है, ये एक्सपेरिमेंटली ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे ये ऑर्डर जो है डिटरमाइन किया गया है, जो कि मैंने तुम्हारे सामने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। जैसे अगर मान लो तुम्हारे पास इनमें से कोई भी आयन है तो ध्यान ले लेना, लगा लेना, I नेगेटिव का सबसे ज्यादा, फिर Br नेगेटिव का, फिर Cl नेगेटिव का, फिर OH हाइड्रोक्साइड का, फिर नाइट्रेट का, सल्फेट का, और लास्ट में फ्लोराइड का। क्या ये ऑर्डर याद कर सकते हो अभी 10 सेकंड में? यस मैम। करो, आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड, सल्फेट, फ्लोराइड, खत्म। सबसे पहले हेलोजेंस आए हैं, ठीक है, और फ्लोरीन वाला सबसे बाद में गया। अब एक बात बताओ, इनमें से तीनों आयंस में से फिर किसका होगा माइग्रेशन सबसे ज्यादा, कौन जाएगा एनोड की तरफ भाग के, देखो कौन जाएगा, OH नेगेटिव, OH जाएगा। OH नेगेटिव जाएगा, यानी कि OH नेगेटिव जाएगा। और आपको पता है रिएक्शन क्या होती है एनोड पे, ये होती है, मैंने कहा था याद कर लो, बड़ी काम में आएगी। तो यानी कि O2 किस पे मिलेगा मेरे बेटा, एनोड। सिंपल। यस मैम। चलो एक दूसरा एग्जांपल करते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट। मतलब अब तुम्हारे पास क्या, कॉपर सल्फेट है लेकिन एक्वस है, तो मुझे ये बताओ टोटल कैटायन कितने हो जाएंगे अब तुम्हारे पास सॉल्यूशन में, 2। वेरी गुड, कॉपर 2 प्लस और H प्लस, और टोटल एनायन कितने हो जाएंगे, मैम वो भी 2। 2 हो जाएंगे, SO4 2 नेगेटिव, और आपका H प्लस, बस सॉरी OH नेगेटिव, सॉरी मैं बार बार H प्लस लिख रही हूँ, आई डोंट नो व्हाई। देखो इधर, अब इनमें से बताओ किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, कॉपर 2 प्लस और H प्लस में से। याद नहीं करना, वैसे तुम्हें दिया जाएगा, देखो दिया भी हुआ है, देखो दिया भी हुआ है, इसका 0.34 होता है, इसको 0, तो यहाँ पे इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक बात है। यस मैम। यस मैम। और इसमें से कौन जाएगा, मैम OH नेगेटिव आयन। OH नेगेटिव। यानी कि वेरी गुड, यहाँ पे O2 किस पे मिलेगा फिर, एनोड, ठीक है, क्लियर है। एक चीज मेरे कहने पे याद रखना मेरे बेटा, ये सल्फेट की रिएक्शन जरूर ध्यान रखना कि जो सल्फेट है बेटा वो ऑक्सीडाइज होके S2O8 2 नेगेटिव में जो है चेंज हो जाता है, पर ऑक्सी क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, जिसका कॉमन नेम होता है मार्शेलस एसिड, या पी ब्लॉक में पढ़ते हो, पता नहीं किसी ने नहीं पढ़ा होगा अभी, तो 11 16 ग्रुप में आता है। तो सिर्फ ये रिएक्शन ध्यान रखो कि सल्फेट आयन किस में चेंज हो जाता है, S2O8 2 नेगेटिव, ठीक है मेरा बेटा। यस मैम। चीज नोटिस कर पा रहे हो क्या, इसने ना थोड़ी गड़बड़ की, लिखा तो इसने ऑक्सीडेशन है लेकिन इसने रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है, कैन यू सी दैट। यस मैम। तो आप इस पे माइनस का साइन लगा लो, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू बन जाएगी, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये वाला कंसेप्ट भी लगा सकते थे, इधर आओ, मैंने आपको कहा था बेटा कि वाटर का स्लो होता है तो उसमें आप +0.25 ज्यादा देते हो, है ना। यस तो ये कितना बन जाएगा, -1.48 बन जाएगा, इससे तो ज्यादा ही है, सल्फेट वाले से तो ज्यादा ही है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बना बेटा, O2 किस पे मिला है तुम्हें, एनोड पे मिला है, क्लियर हुआ। यस मैम। यस मैम। लेकिन पेपर में ये बहुत काम आएगा, माइग्रेशन वाला बहुत काम आएगा। चलो
उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखना क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोलिसिस कराना है तुम्हें कॉपर सल्फेट का विद कॉपर इलेक्ट्रोड, यानी कि अब तुम्हारे पास इलेक्ट्रोड इनर्ट नहीं है, कैसी इलेक्ट्रोड है, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है। अब ये पार्टिसिपेट कर जाएगी रिएक्शन में, है ना। अब तुम्हारे पास टोटल कैटायन कितने हो गए हैं सॉल्यूशन में, देखना है एक बार। एक तो Cu2+ हो गया है ना, और एक H+ हो गया है, और टोटल अनायंस कितने हो गए हैं मेरा बेटा, टोटल अनायन कितने हो गए, 2 ही हो गए, SO4 2 नेगेटिव और OH नेगेटिव, हाँ या ना। यस Yes, ma'am. ठीक है, लेकिन जो ये तुम्हें कॉपर, बेटा म्यूट कर लो किसका माइक हो है, लेकिन जो ये कॉपर है बेटा, जो कॉपर की इलेक्ट्रोड है जो कि रिएक्टिव है, अब ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है और लूज भी कर सकता है ना, ये कि नहीं। तो देखो इधर आओ, तो देखो बेटा ध्यान से देखना, कैथोड पे ये दोनों रिएक्शन पॉसिबल है, कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, कॉपर बनाएगा, H+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, वाटर H2 बनाएगा। कॉपर का Yes, ज्यादा होता है इसलिए कॉपर जो है कैथोड पे डिपॉजिट हो गया, यस मैम ठीक है। इधर आओ, एनोड पे 3 रिएक्शन पॉसिबल होंगी, एक तो सल्फेट वाली चेंज हो जाएगी H2OH नेगेटिव में, वाटर O2 में चेंज हो जाएगा, और कॉपर कॉपर +2 में हो जाएगा, हाँ या ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, इन्होंने क्या किया हुआ है, ये सारे ना इन्होंने गलत है इसका ना, ये तो ऊपर तो इन्होंने रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ है, थोड़ी सी गड़बड़ है इसमें। इधर आओ, या तो इनको सबको माइनस कर लो या सबको प्लस कर लो। अब ये सबका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, तो जो मैंने कहा था एनोड पे कौन भागा जाएगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो, या आप बोल सकते हो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो। तो सबसे कम किसका, कॉपर वाले का, यानी कि कॉपर ही क्या होगा मेरा बेटा, एनोड पे जाएगा। समझे इस बात को, यानी कि जब तुम एक्वस कॉपर सल्फेट ले रहे हो कॉपर के साथ, तो कॉपर ही क्या होगा, कैथोड पे डिपॉजिट होगा, और कॉपर ही क्या होगा, एनोड पे कंज्यूम होगा। एक जगह से वो खत्म हो रहा है, दूसरी जगह पे वो डिपॉजिट हो रहा है। बोलो हाँ के ना। यस Yes, Yes, ma'am. ma'am. इसको रिवाइज कर लेना घर जाके, ठीक है। अब ये और इम्पोर्टेंट आगे, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ और पूरे चांसेस है इस बार पेपर में आएगा। एक्वस H2SO4, इसमें बेटा 2 केस होते हैं, एक तो होता है एक्वस H2SO4, या तुम बोल दो कंसंट्रेटेड H2SO4, एक ये वाला केस आएगा, ठीक है। एक केस आता है डाइल्यूट H2SO4, समझ में आया। 2 केस आते हैं, एक्वस या कंसंट्रेटेड बोलो, तो कंसंट्रेटेड में भी थोड़ा पानी तो होगा ही, ठीक है। चलो एक्वस की अगर मैं बात करूं बेटा, तो टोटल कितने कैटायन हो जाएंगे एक्वस में, एक तो H+ हो जाएगा, यस मैम ठीक है, बस वही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ H2SO4 से भी H+ निकलेगा और पानी से भी H+, तो यानी कि एक ही पॉसिबल है कैटायन। और अगर मैं बात करूं एनायन में, तो आपके पास क्या हो जाएगा, OH नेगेटिव और सल्फेट आयन। Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे क्या दिख रहा है तुम्हें, देखना इधर, Ma'am, OH negative ना? मैम OH नेगेटिव नहीं है। हाँ ये नेगेटिव ही है, वो गलती से वो ऐसा दिख रहा है तुम्हें, ठीक है। देखो मैं इसको एक काम कर देती हूँ, इरेज कर देती हूँ, चलो ठीक है पड़े रहे। इधर देखो, यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, कैथोड पे आपकी सिर्फ एक ही है, कैथोड पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, कौन जाएगा कैथोड पे, तो H2 ही जाएगा। Yes, ma'am. एनोड पे अब 2 पॉसिबिलिटी है, एक सल्फेट है और क्या है, OH नेगेटिव, तो कौन जाएगा। देखो अगर तुम्हारा, देखो इधर देखो, अगर तुम्हारा कंसंट्रेटेड है या एक्वस है, तो उस केस में सल्फेट जाएगा, सोचो सोचो। देखो ऐसे समझो इसको, मैं समझाती हूँ, देखो इसको हटाओ एक्वस, देखो ऐसे समझो मेरा बेटा। सबसे पहले डाइल्यूट की बात करते हैं, चलो आओ। डाइल्यूट में क्या है, पानी ज्यादा है, हाँ या ना। Yes, ma'am. तो जब पानी ज्यादा है तो उसमें सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन कम होगी, ठीक है।
Yes, तो ma'am. सल्फेट आयन से पहले कौन भाग के चला जाएगा? O2 एनोड पे लिबरेट हो जाएगा। तो अगर मैं डाइल्यूट H2SO4 की बात करूं, जो H2 कैथोड पे मिलेगा और O2 एनोड पे, क्या ये बात क्लियर हो गई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 या एक्वस H2SO4 की मेरी बेटा बात करूं, तो कायदे से तो ये होना चाहिए था। ये देखो रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ है, मैं इस पे माइनस का साइन लगा के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखूं। किसका ज्यादा है बेटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? इसका ज्यादा है। यस मैम। लेकिन जा कौन रहा है? सल्फेट आयन जा रहा है। Yes, सल्फेट ma'am. आयन जा रहा है, तो इसमें भी वही लोचा हो जाएगा कि भैया वाटर की रिएक्शन स्लो है। या आप ऐसे बोल सकते हो बेटा, कंसंट्रेटेड H2SO4 में क्या होगा कि पानी की अमाउंट बहुत कम होगी, सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो पानी से पहले कौन भागेगा? सल्फेट आयन भागेगा। हाँ या ना? तो H2OH 2 नेगेटिव क्या हो जाएगा मेरा बेटा? एनोड पे मिल जाएगा। ध्यान से सोचो क्या बोला। कैथोड पे तो सेम रहेगा, अगर डाइल्यूट H2SO4 है तो O2 मिलेगा एनोड पे, कंसंट्रेटेड है तो H2OH 2 नेगेटिव। ठीक बात है। मैम पर इसमें तो वो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा था ना, तो वो क्यों गया? कौन सल्फेट क्यों गया? यस मैम। क्योंकि बच्चे जब वो NaCl वाला मैं करवा रही थी तो उसमें आप 0.25 का वोल्टेज दे रहे थे एक्स्ट्रा यस मैम। रिएक्शन को फास्ट करने के लिए। अब इसमें क्या है? H2SO4 है, तो इसमें क्या पता और ज्यादा वोल्टेज दे रही हूँ रिएक्शन को फास्ट कराने के लिए। ठीक है, या तो ऐसे समझो, बट मैं आपको बोलूंगी ऐसे मत, ऐसे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसे समझो कि यहाँ पे कंसंट्रेटेड है, मतलब यहाँ पे पानी की अमाउंट कम है। यस मैम। पानी है बट Yes, कम ma'am. है, तो पानी से पहले सल्फेट आयन जो है भागा भागा जाएगा। ऐसे समझो, ऐसे तुम लोगों के लिए इजी रहेगा समझो। ओके मैम। समझ गए सारे के सारे? देखो अगर डाइल्यूट है, देखो एक तो मैंने डाइल्यूट वाला ये केस बताया, एक डाइल्यूट वाला ये भी केस बताया था। देखो जब जब मैं डाइल्यूट ले रही हूँ तो वहां पे मुझे एनोड पे क्या मिल रहा है मेरा बेटा? O2 ही मिल रहा है। कैन यू सी दैट? देखो यहाँ पे भी और वहां पे भी, बस इसमें एक Yes, ma'am. कंसंट्रेटेड वाला ऐड हो गया। कंसंट्रेटेड वाले में ध्यान रखोगे कि वाटर का अमाउंट कम है, सल्फेट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो सल्फेट पहले भाग के जाएगा। ठीक है काजल, ओम, जानवी, जानवी आ गई बेटा? Yes, ma'am. ठीक है, प्रखर, ऋषभ, अनिरुद्ध, जल्दी से बताओ। अंकिता, अपन ने क्या क्या पढ़ा? जल्दी आओ, फिर से रिवाइज करा देती हूँ मैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले मेरे बेटा मैंने आपको किया कि जब तुम एक्वस की बात करते हो तो वहां पे पानी भी रोल प्ले करता है। ठीक है, मैंने सबसे पहले तुम्हें पिछली क्लास में बात की थी मोल्टन NaCl की। तो मोल्टन NaCl में किसी भी तरीके का कोई पंगा नहीं था, उसमें Na कैथोड पे मिलता था, Cl2 एनोड, कोई चक्कर ही नहीं था। लेकिन लोचा वहां हुआ जहां पे मीडियम में पानी भी आ गया। अब पानी भी है और भी आयंस है, तो केटायन के लिए हम क्या देखते हैं? सबसे इजी होता है कैथोड का देखना। कैथोड में सिंपल ये देखना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वही कैथोड की तरफ जाएगा। खत्म कहानी। ठीक है, Yes, ma'am. एनायन पे क्या देखोगे? माइग्रेशन पावर देखोगे। क्योंकि ये मैंने क्यों, इधर आओ, ये मैंने क्यों लिखवाया? ये वाला पॉइंट मैंने इसलिए लिखवाया ताकि अगर कोई बच्चा एनसीईआरटी पढ़ता है वहां पे उसको ये वर्ड दिखे ओवर वोल्टेज, तो वो मेरे पास लेकिन आए मैम ये क्या मतलब होता है, तो मैंने आपको बता दिया पहले। वैसे आप एनायन में क्या देखोगे? माइग्रेशन पावर देखोगे, आयोडीन का सबसे ज्यादा, ब्रोमाइड, क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, सल्फेट एंड लास्ट में फ्लोराइड। ठीक है मेरा बेटा? यस मैम। ठीक है, सिर्फ एक केस ध्यान रखना है, कंसंट्रेटेड H2SO4 वाला, जहां पे आपका O2 नहीं जा रहा है। होना तो चाहिए कायदे से OH नेगेटिव, क्योंकि उसका माइग्रेशन पावर ज्यादा है, बट यहाँ पे क्या जा रहा है? सल्फेट आयन जो है वो भाग के जा रहा है नोड पे, क्योंकि वहां पे कंसंट्रेटेड H2SO4 है। क्या है? कंसंट्रेटेड H2SO4 है। होगी बात? Yes, ma'am. चलो 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन है। आ जाओ मेरा बेटा, जल्दी से इसको करते हैं। 9 बजे तक क्वेश्चन को करते हैं, फिर अपन आधा घंटा पर बैटरी कोरोजन में पढ़ेंगे। चलो जी आओ। सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर है, जिसका होता जा रहा है वो हैंड रेस करता जाए मेरा बेटा। मैम इसमें फ्यूज का क्या मतलब? फ्यूज मतलब मोल्टन NaCl। अपेक्षा, शिव, महेश, दीक्षा, मोनिका, अपूर्वा, अक्षरा, दीक्षा, काजल, अर्जुन, करो भाई ट्राई करो। रानी, रानी का हो गया? Yes, ma'am.
और करो बाकी। एनोड पे कौन जाता है? फटाफट स्ट्राइक करना चाहिए, इतना देर नहीं लगना चाहिए। कौन होता है एनोड पे? ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज जानवी आप बताओ बेटा। क्लोरीन मैम। वेरी गुड, ठीक है। Cl नेगेटिव ही तो जाता है, और Cl Yes, गैस ma'am. लिबरेट होता है। ये वाला क्वेश्चन करो, सेकंड क्वेश्चन। डाइल्यूट H2SO4 का जब कराओगे आप, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड आपने लिया है, तो बताओ कौन सी गैस निकलेगी एनोड पे? काजल। Option A, ma'am. SO2 निकलेगी। नो मैम। मैंने तो SO2 का जिक्र ही नहीं किया। कौन सी निकलेगी? ऑक्सीजन। O2 वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। ओके, एक ये वाला क्वेश्चन करो, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये मेरा पहली जो मैंने आपकी लोगों की क्लासेस ली है ना परसों वाले लेक्चर में, उससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन। एक काम करना, इसको तुम होमवर्क में ले लो फिर, ठीक है। खुद करना एक बार ट्राई बेटा। इसका आंसर मैं बता देती हूँ, 14 मिनट्स आएगा, करके देखना। आती ही पूछूंगी नेक्स्ट क्लास में। ये वाला क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन अभी तक नीट में नहीं आया, जेई में आ चुका है। जेई में ये ऑलरेडी आ चुका है, नीट में अभी तक नहीं आया, आएगा। क्योंकि 2025 में 2024 में बहुत बड़ा स्कैम हो गया, तो 2025 का पेपर वो थोड़ा सा बेटा लेवल अप रखेंगे, तो अपने को उसके हिसाब से तैयारी करनी है अपनी। समझ रहे हो मेरा बेटा? तो ये क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को। चलो आराम से करो, मजे से, कोई टेंशन नहीं है, आराम से करो। तुम बहुत अच्छा किया तुमने इस टेस्ट में, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा किया। बेटा मैं देखो इतना तुम मेरे को प्लीज मेरा ट्रस्ट मत ब्रेक करना तुम। मतलब अगर मुझे पता लगा ना आप लोग चीटिंग मार के टेस्ट देते हो, तो देख लेना फिर आप, है ना। चीटिंग मार के नहीं देनी, अगर कोई बच्चा चीटिंग मार के टेस्ट देता है पता चल जाएगा वो मेरे को। हुआ किसी का? अपूर्वा हो गया बेटा? यस मैम। वेरी गुड, शायद। कोई नहीं। बाकी बच्चे करो। क्वेश्चन समझ में आया या क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया? पहले तो तुम लोग ये बताओ। आ गया मैम। वेरी गुड, रानी बताएगी फिर। है रानी? बताओ भाई। ई सेल और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ है, देखो ई सेल वाई एक्सिस पे है और ये कंसंट्रेशन तुम्हारा एक्स एक्सिस पे आना चाहिए। तो बताओ भाई कौन सा ग्राफ सही होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बेटा? बी। सी? 2 मैम, 2। 2 कैसे किया मेरा बेटा? मैम पहले हमारा रिएक्शन है और जो हमारा एन है वो हमारा 2 रिएक्शन क्या है। लिखा? रिएक्शन मेरे को बता बेटा, क्या लिखी? Zn plus 2Az plus arrow Zn 2 plus 2Az। वो तो लिखी हुई है, तुमने क्या इक्वेशन लिखी? ये वाली इक्वेशन लिखी है क्या सबने? यस मैम। यही तो पूछ रही हूँ रानी। ये इक्वेशन किस किसने लिखी है? मैम बुक वाला भी तो ले सकते हैं ना? हाँ बुक वाला। अच्छा, बुक, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे कॉपर नहीं आएगा, यहाँ पे आपका वो आएगा सिल्वर। ये आएगा ना अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। यस मैम। आपको क्या करना है, वाई एक्सिस पे ये दिया हुआ है, ठीक है मैम। एक्स एक्सिस पे ये दिया हुआ है, तो इसका स्लोप क्या होगा हर्षिता? नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा। कहाँ से दिख रहा है तुम लोगों को? नेगेटिव होगा। माइनस लगा हुआ है।
यस मैम नेगेटिव होगा। तो अगर नेगेटिव स्लोप होगा बेटा तो ग्राफ कैसा आना चाहिए फिर? ऐसा नहीं आना चाहिए। और एक ही ऐसा ग्राफ है, एक ही ऐसा ग्राफ है, सेकंड ऑप्शन। और देखो ई नोट सेल क्या है? इंटरसेप्ट है। और इंटरसेप्ट क्या है? इसको टच करते हुए जाएगा बेटा। ऐसे क्वेश्चन मैंने कितनी बार करा दिए तुम्हें ग्राफ वाले। अपने कोलार्स लॉ में भी पढ़ा था ऐसा, y = mx + c। बेटा आप सिर्फ उतना ही करोगे ना जितना आप क्लास से पढ़ के जाते हो, आप इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। आपको एफर्ट मारना है अपनी तरफ से। अगर मान लो मैं पूरा 1.5 घंटा का लेक्चर ले रही हूँ, 1.5 घंटे में कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको आधा अधूरा ही समझ में आया था क्लास में, उसको घर जाके पढ़ोगे तो तुम लोग ना। अब आप लोग ये इक्वेशन ही नहीं लिख पा रहे हो बेटा, ऐसे कैसे काम चलेगा? आप यही नहीं बता पा रहे हो कि स्लोप क्या होगा, इंटरसेप्ट क्या होगा। ये तो बाय चांस मैंने यहाँ पे क्वेश्चन करवा दिया, मान लो ये नीट में आ जाता, फिर आप कहते ये तो हमने किया ही नहीं। ऑब्वियस ही बात है, पेपर में तो नया क्वेश्चन आएगा। पेपर में सिर्फ मेरा पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट आएगा, क्वेश्चन नहीं आएगा सेम। तो आपको ये देखना है खुद से कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ कमी रह जा रही है। पूरा जब भी क्लास ओवर हो जाए, रात को सोने से पहले अपने आप को 30 मिनट्स दोगे और जो भी क्लास में होगा वो रिवाइज करके सोगे। बेशक क्वेश्चन नेक्स्ट डे कर, 30 मिनट अपने आप को दोगे। अगर 30 मिनट आपकी 2 क्लासेस लग रही हैं तो 30 मिनट दूसरा सब्जेक्ट को रिवाइज करोगे जो क्लास में हुआ है, और 30 मिनट केमिस्ट्री को दोगे अगर केमिस्ट्री की क्लास है तो। आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट कर लो ना, किसने कहा है 3 सब्जेक्ट करने के लिए आपको? मैंने शायद मेंटरशिप एक कॉल में भी किसी बच्चे को बताया था, क्यों एक दिन में आपको 3 सब्जेक्ट करने हैं? क्यों? 2 कर लो, 2 सब्जेक्ट करो, दोनों का टारगेट रखो कि मुझे डेली 100 क्वेश्चन तो लगाने हैं। अगर बायो और केमिस्ट्री कर रहे हो तो 50 क्वेश्चन बायो के लगा लो, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री के लगा लो। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री कर रहे हो तो 50-50 लगा लो। क्यों कर रहे हो आप 3 सब्जेक्ट? मत करो, बहुत ज्यादा लोड ले लोगे दिमाग पे। 2 करो, अच्छे से करो, नेक्स्ट दिन 2 ले लो। हाँ, अब संडे को भी नहीं होता है टाइम, क्योंकि आप लोगों का टेस्ट होता है। कई बार मान लो छुट्टी हो जाती है, जैसे मंडे की छुट्टी थी, तो उस दिन आपको बहुत अच्छा टाइम आपको मिला था यूटिलाइज करने के लिए। मुझे नहीं पता किसने किया किसने नहीं, तब आप करो 3 सब्जेक्ट। बट ऑन डेली बेसिस, क्योंकि आपका स्कूल कॉलेज होता है, क्लासेस होती है, तो 2 सब्जेक्ट पकड़ लो ना। बताओ गलत बोल रही हूँ? बिल्कुल सही बोल रही हूँ, और ये काम आएगी तुम्हारी चीजें। ठीक है, चलो आगे आओ। अगर आपको नहीं दिख रहा है बेटा तो प्लीज आप थोड़ा सा जूम कर लो, क्योंकि अब हम बैटरी वाला पोर्शन शुरू करने वाले हैं। बैटरी वाला देखो मेरा बेटा, देखो प्राइमरी बैटरीज क्या होती है, 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरी, और हमें ये दोनों पढ़नी है। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, कोई अगर घर पे खुद से भी पढ़ेगा उसको तब भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बेटा प्राइमरी बैटरी की बात करूं तो प्राइमरी बैटरी क्या होती है, इनमें जो रिएक्शन होती है वो एक बार होती है। ठीक है, ठीक है, अगर आप कुछ टाइम बाद इसको यूज करोगे तो बैटरी जो है एक टाइम के बाद डेड हो जाती है। ठीक है, मतलब धीरे धीरे क्या हो जाती है, बैटरी डेड होने लग जाती है और उसको आप दोबारा यूज नहीं कर सकते। फोन के सेल हो गए, है ना, आपके क्लॉक वॉल क्लॉक के सेल हो गए। आपको पता है ना, जैसे आप क्या बोलते हैं कि वो जैसे आप एसी का रिमोट ले लो, किसी का भी ले लो, एक टाइम पे धीरे धीरे क्या करते हैं, काम बंद करने लग जाते हैं। हम क्या बोलते हैं, सेल वीक हो गया, है ना, यही बोलते हैं ना, सेल वीक हो गया। यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, ये वो क्या होता है, धीरे धीरे उसकी वोल्टेज कम होती रहती है टाइम के साथ, क्योंकि आप उसका यूज करो, धीरे धीरे वोल्टेज ड्रॉप आउट होगी उसकी। कैसे होगी अभी बताती हूँ। ठीक है, तो अगर वो एक बार गए तो उसको आप दोबारा यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो प्राइमरी बैटरीज में क्या होता है, एक बार डेड तो उसको आप दोबारा यूज नहीं कर सकते, दूसरे सेल लाते हो ना आप रिमोट में डालने के लिए। ठीक है, तो इसका बेटा सबसे मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल कौन सा है बेटा, ड्राई सेल। जल्दी से अपनी नोट, जितनी भी ये चीजें लिखवा रही हूँ मैं, एनसीईआरटी में अंडरलाइन करोगे, नोटबुक में एक वर्ड भी नहीं लिखना तुम्हें। बंद कर दो सारे बच्चे अपनी नोटबुक और एनसीईआरटी निकालो। 10 सेकंड दे रही हूँ, एनसीईआरटी निकालो।
नोटबुक में नहीं लिखोगे क्योंकि यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल बनता ही नहीं, यहाँ पे थ्योरेटिकल सवाल बनता है। ठीक है, इधर देखो, ट्राई सेल, इसको हम क्या बोलते हैं, लेक्लेंचे सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, लेक्लेंचे सेल भी बोलते हैं। तो प्राइमरी बैटरी का एग्जांपल कौन सा हो गया, ट्राई सेल। ठीक है, समझ में आ गया इतना। आगे देखो, विच इज यूज्ड कॉमनली इन आवर ट्रांजिस्टर एंड क्लॉक, जो अपन क्लॉक में या रिमोट में इन सब में यूज करते हैं। अब उसमें किसी ने वो सेल जो आपका पतला होता है, आपने अभी अगर रिमोट वगैरह लेके बैठे हो तो निकाल के देख लो, ऐसा सेल होता है कि नहीं होता। तो कभी आपने उसकी कवरिंग उतार के देखी है, उसकी कवरिंग उतार के देखो कि ग्रे ग्रे आपको दिखाई देगा। Yes, ma'am. अंदर का ढांचा देखा है उसका, अगर कोई सेल खराब हो गया हो तो अंदर का ढांचा देखना, क्या दिखता है रानी उसमें, ब्लैक ब्लैक रोड दिखेगी। दिखी है कभी किसी को, करके देखो। यस मैम, Yes, करके ma'am. देखे हैं। देखिए, अच्छी बात है, नहीं देखी तो देख लेना। ठीक है मेरा बेटा, तो जो वो सेल, जो आपका सेल होता है, जब आप उसको उतार रहे हो कवरिंग को, जो वो कैपिंग की होती है वो बेटा क्या होती है, जिंक की होती है। देखो क्या लिखा हुआ है, द सेल कंसिस्ट ऑफ अ जिंक कंटेनर, जो कि किसकी तरह बिहेव करता है बेटा, एनोड की तरह। जल्दी से याद करो दिमाग में कि ड्राई सेल का एग्जांपल हम ले रहे हैं, उसमें जो आपका जिंक है, जो कैपिंग की गई हुई है, जिंक की गई हुई है, और वो किसकी तरह मेरा बेटा बिहेव करता है, एनोड की तरफ, क्योंकि एग्जामिनर आपसे पूछेगा जिंक किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एनोड की तरफ, उस पे ऑक्सीडेशन होगा। कैथोड कौन होता है इसमें बेटा, कैथोड होता है जो आपकी वो ब्लैक कलर की रोड होती है, जो कि ग्रेफाइट की होती है, और जिसके चारों तरफ कौन सा पाउडर होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, MnO2 का पाउडर होता है। किसका पाउडर होता है, MnO2 का। ठीक है, वो आपका कैथोड की तरह काम करता है। और उसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड जो लगाई होती है ना, उसके बीच में क्या होता है, पेस्ट होता है, मोइस्ट सा पेस्ट होता है। वो किसका होता है, अमोनियम क्लोराइड का और जिंक क्लोराइड का पेस्ट होता है, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में नहीं होता। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का और जिंक क्लोराइड का पेस्ट होता है। ठीक है जी, अब वो कह रहे हैं कि इन दोनों की रिएक्शन कैसे होती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कैसे लग रही है इसमें, आओ देखते हैं मेरा बेटा। सबसे पहले मैंने आपको बोला कि आपका एनोड पे क्या है बेटा, जिंक है, तो रिएक्शन कैसी होगी एनोड पे, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देगा और जिंक 2+ में चेंज होगा, यस और नो। यस मैम। ऐसे ही ये वाली जो रिएक्शन है ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, MnO2 वाली। मैंने कहा था कैथोड की तरह काम करेगा, और NH4Cl, यहाँ पे मैंने NH4+ ले लिया। ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके बेटा यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, MnOOH, और साथ में अमोनिया निकलता है। अब आपको पता है आपके सॉल्यूशन में क्या है, Zn है। ठीक है, Zn2+ है ना, क्योंकि ये देखो ना, इधर देखो मेरा बेटा, जैसे ये Zn2+ निकल रहा है, ये अमोनिया के साथ कंबाइन होके क्या बना लेता है मेरा बेटा, इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ये तुम कॉम्प्लेक्स की स्टडी करोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, जो तुम्हें मैं केमिकल काइनेटिक्स के बाद पढ़ाऊंगी। हो सकता है किसी ने आपने पहले ही स्कूल में पढ़ लिया हो, टेट्रामीन जिंक बोलते हैं इसको। ठीक है मेरा बेटा, यस मैम। आपसे क्या पूछा जा सकता है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो कैथोड पे रिएक्शन हो रही है ना, उसमें बताओ मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे चेंज हो रही है। तो मैग्नीज पहले +4 में था, अब किस में है वो +3 में, क्योंकि ऑक्सीजन पे -2 का होगा और हाइड्रोक्साइड पे -1 का होगा, तो ओवरऑल मैग्नीज पे कितने का चार्ज आ जाएगा, +3। तो +4 से +3 में। ये जेई में क्वेश्चन आ चुका है, नीट में आ सकता है। क्या बोला मैंने, इधर आओ, मैंने बोला एनोड पे कौन होगा, जिंक होगा, कैथोड पे कौन होगा, MnO2 और NH4Cl, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके वो क्या बना लेगा, एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा MnOH का। Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसे चेंज हो रहा है, +4 से +3। और जो आपका अमोनिया निकल रहा है और जिंक 2+ निकल रहा है, वो अमोनिया के साथ क्या करेगा, कंबाइन होके, बहुत ही बोरिंग टॉपिक है, आई नो, लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा, पेपर में आ सकता है। तो आपको इस तरीके का कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। और इसका कॉम्प्लेक्स, इसका जो सेल पोटेंशियल होता है, मैंने बोला ना वोल्टेज, वो कितना होता है, 1.5 इतना होता है। एक बात देखो बेटा, जो आपका क्या हो रहा है इसमें, ड्राई सेल में क्या हो रहा है, एक चीज देख पा रहे हो, जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, उसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है, क्योंकि देख लो ना जिंक 2+ के साथ कंबाइन हो जा रहा है।
एक बात बताओ, जब आपके सेल में इलेक्ट्रोलाइट खत्म होता जाएगा तो उसकी वोल्टेज खत्म नहीं होती जाएगी, उसकी वोल्टेज ड्रॉप आउट नहीं होती जाएगी। याद करो यस मैम। याद करो गैल्वेनिक सेल वाला। अगर इलेक्ट्रोलाइट ही धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्योंकि बेटा जब आप उसको यूज कर रहे हो ना सेल को, तो धीरे धीरे टाइम के साथ उसका इलेक्ट्रोलाइट खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से उसका वोल्टेज क्या कर रहा है, ड्रॉप आउट कर रहा है। तो वोल्टेज ड्रॉप आउट करने का मेन रीजन क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है मेरा बेटा, कम हो रही है, कम हो रही है। ये हो रही है तुम्हारी, ये है तुम्हारा बात ड्राई सेल। अब मैं बात करूंगी मरकरी सेल। मरकरी सेल कौन से होते हैं, जो वो छोटे छोटे नहीं होते सिल्वर कलर के, जो आपके डिजिटल वॉचेस में डले होते हैं, यस मैम। यस मैम। चीज में डले होते हैं, वो तुम्हारे मरकरी सेल होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें भी आपको दो बातें ध्यान रखनी है, एनोड पे कौन होगा, कैथोड पे कौन होगा। तो इसमें क्या होता है बेटा, जिंक मरकरी एमेलगम होता है जो कि एनोड की तरह काम करता है, और मरकरी ऑक्साइड का जो पेस्ट है वो कैथोड पे होता है। तो एनोड पे क्या होगा, इधर देखो रिएक्शन याद करो इसकी, देख रहे हो, जिंक ऑक्साइड में चेंज हो रहा है। एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो देख रहे हो जिंक से जिंक ऑक्साइड में चेंज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ऐसे कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। मरकरी ऑक्साइड देखो, कैथोड का मतलब क्या होता है, रिडक्शन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो देख रहे हो HgO Hg में चेंज हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है। बस इसमें मोटा मोटी क्या बात ध्यान रखनी है, इधर आओ, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक ऑक्साइड में चेंज हो रहा है, HgO का रिडक्शन हो रहा है, Hg में चेंज हो रहा है, बस उसके अलावा कुछ और ध्यान नहीं रखना। क्लियर है, मतलब आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना, जो मैं लाइनें आपको निकलवा रही हूँ ना एनसीईआरटी में से, वो ध्यान रखनी है। हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, जब आप इन दोनों को इक्वेशन को ऐड कर दोगे बेटा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। ये पूरा सेल का वो दिया हुआ है कि एक कैथोड है, ये एनोड दिखाई गई है, ये कैथोड दिखाई गई है, सेल के बिल्कुल अंदर। देख रहे हो आप, जब आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हो मेरा बेटा, तो ये फाइनल इक्वेशन बन रही है। इस फाइनल इक्वेशन से आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे तो मैम इलेक्ट्रोलाइट है ही नहीं, इसमें तो आयंस की कंसंट्रेशन है ही नहीं, मतलब इलेक्ट्रोलाइट तो मेरा खत्म ही नहीं होगा। तो इसका देखो सेल पोटेंशियल 1.35 है और ये कांस्टेंट रहता है, देख रहे हो, रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ। जितनी इसकी लाइफ टाइम है, अगर मान लो 3 साल चलेगा तो 3 साल ही परफेक्ट चलेगा। ऐसा नहीं है पहले साल लाए अगले 2 साल में ये धीरे धीरे डेड होने लगा, नहीं भैया नहीं। जो इसकी लाइफ है अगर 3 साल की है तो 3 साल चलेगा, 1 साल है तो 1 साल ही चलेगा पूरा, ऐसा नहीं है बीच में रुक जाएगा। किसकी बात कर रही हूँ, मरकरी सेल की। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि बेटा as the overall reaction does not involve any ion in solution whose concentration can change during its lifetime। आयन है ही नहीं तो कंसंट्रेशन कैसे चेंज होगी, और कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी तो वोल्टेज कैसे ड्रॉप होगा, इसलिए इसका वोल्टेज क्या रहता है बेटा, क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। बहुत बढ़िया। उसके बाद हम बात करते हैं लेड स्टोरेज बैटरी की। कौन सी वाली, जो अपने इन्वर्टर, घर में जो इन्वर्टर है वो आपकी लेड स्टोरेज बैटरी। वैसे तो देखो बहुत सारी बैटरीज होती है, बहुत सारी है भाई, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ बैटरी, बट हमें सबके बारे में डिस्कस नहीं करना है यहाँ पे, समझ रहे हो मेरी बात। हमें किसको डिस्कस करना है, जो हमारे सिलेबस में। हमने क्या डिस्कस किया अभी तक, प्राइमरी बैटरी में ड्राई सेल किया, जिसमें हमने देखा एनोड और कैथोड पे रिएक्शन, और हमने क्या देखा बेटा, मरकरी सेल के बारे में किया, ठीक है। और इसमें अगर मेरे से कोई पूछे मैम इसमें MnO2 ये सब क्यों डालते हैं, कार्बन ब्लैक और अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट क्यों डालते हैं, वो कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए डालते हैं। देखो लेड स्टोरेज बैटरी, अगर आप अपने घर के इन्वर्टर की बैटरी अगर देखते हो तो उसमें देखते हो वो बैटरी में से ऊपर 2 ऐसे वो गोले से निकलते हुए दिखाई यस मैम। हाँ। यस वहाँ पे मैम। देखना, आज जाके अगर आज देखना, अगर टाइम मिले तो वहां पे प्लस और माइनस लिखा होगा, देखना जाके। प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है कैथोड को और माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है एनोड को, और उसके अंदर कुछ इस तरीके का होता है। अब बैटरी को तो उखाड़ नहीं दोगे तो हम लोग ठीक है, तो इस तरीके से देखो, इस तरीके से सेल्स लगे होते हैं, मतलब रिएक्शन हो रही होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है इसमें, ठीक है, देख पा रहे हो मेरा बेटा। यस मैम। और उसमें बोलते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं बैटरी जो है खत्म हो रही है तो हम उसमें पानी नहीं डालते हो आप, उसमें हम आयनाइज्ड वाटर डालते हैं, और इसमें क्या होता है 38% सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन होता है,
एज इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, मैम हम तो पानी डालते हो, जो घर वाला पानी होता है यस मैम, आरओ का पानी जो होता है। मत डालना, ठीक है, ओके मैम। खराब हो जाएगी। ठीक है, तो वो आयनाइज वाटर होता है। टैप वाटर तो जम्मा ही मत डालना, क्योंकि उसके अंदर इम्प्योरिटीज होती है, वो अलग रिएक्शन करने लग जाएगा वो। ठीक है, ओके मैम। आओ देखो मेरा बेटा, इसमें कुछ नहीं है। सेकेंड, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, ए सेकेंडरी सेल आफ्टर यूज कैन बी रिचार्ज बाय पासिंग ए करंट। मतलब अगर ये बैटरी आपकी डिस्चार्ज भी होगी तो उसको आप रिचार्ज कर सकते हो। आपको पता है ना, जैसे आप मान लो आपके घर की लाइट जाती है तो आपका इन्वर्टर काम करता है, फिर लाइट आ जाती है वो तो दोबारा रिचार्ज हो जाती है ना। तो इसको आप यूज कर सकते हो अगेन, ऐसा नहीं है एक बार खत्म तो फेंक दोगे उठा के। ठीक है, सो ये क्या बोल रहा है, एक गुड सेकेंडरी सेल कैन अंडरगो लार्ज नंबर ऑफ डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग साइकिल। डिस्चार्जिंग चार्जिंग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, यही चलता रहता है। ठीक है, तो मेनली हमें क्या पढ़ना है, लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में पढ़ना है, जो हमारे इन्वर्टर्स और ऑटोमोबाइल्स होते हैं उसमें होती है लेड स्टोरेज बैटरी। इसमें भी आपको क्या करना है मेरे बेटा, कुछ कुछ बातें ध्यान रखने। पहले सबसे पहले आपको बात ध्यान रखनी है मेरे बेटा, इसमें जो लेड होता है वो एनोड की तरह होता है, काम करेगा, मतलब लेड ऐसे एनोड, एंड अ ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद लेड ऑक्साइड वो कैथोड की तरह काम करेगा। ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है। क्या करोगे मेरे बेटा, एनोड पे कौन होगा, लेड, ठीक है, और कैथोड पे कौन होगा मेरा बेटा, लेड ऑक्साइड। देख रहे हो, यस इसमें मैम। क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है इसमें, यस मैम। इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है इसमें, 38% ऑफ सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हम इसमें यूज करते हैं एज एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब बात आती है रिएक्शन की मेरा बेटा, अब बात आती है रिएक्शन की। तो ये आपको दो रिएक्शन देखो, डिस्चार्जिंग की भी ध्यान रखनी और चार्जिंग की। तो आप ना डिस्चार्जिंग की ध्यान रख लो, चार्जिंग की उससे उल्टा कर देना, क्योंकि डिस्चार्जिंग में जो एनोड होता है, चार्जिंग में वही क्या बन जाता है मेरा बेटा, कैथोड बन जाता है। कैथोड। ठीक है, चलो आओ, सबसे पहले मैं डिस्चार्जिंग की बात कर लेती हूँ। एनोड, एनोड पे लेड है, लेड क्या करेगा, अपने दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, हाँ या ना। अब मैं दोनों Yes, तरफ क्या ma'am. कर देती हूँ, सल्फेट आयन ऐड कर देती हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, लेड सल्फेट बन जाएगा। क्या यही वाली रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई है, जल्दी से नजर मारो। यस। Yes, ma'am. यस है। मैम। इधर देखो कैथोड में लेड ऑक्साइड क्या है, लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है मेरा बेटा, +4 है, तो ये किस में जाएगा, कैथोड मतलब रिडक्शन, मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो लेड +2 में जाएगा, हाँ या ना, और 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। बस कुछ कुछ थोड़ा सा बता दिया एक्स्ट्रा, दिमाग से निकल जाता तुम लोगों के। अरे भैया लेड पे कितनी की ऑक्सीडेशन स्टेट है, +4 की है ना, X-2, तो रिडक्शन का मतलब क्या है, +2 में तो जाएगा, क्योंकि लेड की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही मिलती है, +4 और +2। ठीक है जी, अच्छा अब क्या करोगे, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2, यहाँ पे एक भी नहीं है, तो जितने ऑक्सीजन की कमी है उतने पानी लगा दो। अब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन की कमी होगी तो यहाँ पे 4H+ लगा दो, लो खत्म रिएक्शन, दोनों साइड सल्फेट आयन जोड़ दो, क्या यही रिएक्शन नहीं बन जाएगी। Yes, ma'am. यस। यस मैम। तो घर जाके जरूर रिवाइज करना, क्योंकि बहुत इजी है, दोनों को ऐड कर देना बेटा, बस खत्म। ये तुम्हारी डिस्चार्जिंग वाली, जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो बेसिकली वहां पे लेड एज एनोड काम करता है, लेड ऑक्साइड कैथोड। अगर मान लो दोबारा तुम्हें चार्जिंग करनी है बैटरी को, तो मतलब जो चार्ज होती है बैटरी उसमें उल्टा हो जाता है, लेड आ जाता है कैथोड पे और आपका कैथोड पे आ जाता है लेड और एनोड पे आ जाता है पीपीओ। देखो क्या लिखा हुआ है, on charging the battery the reaction is reversed and lead sulfate on anode and cathode is converted into lead and lead oxide। ठीक है, यस मैम। चलो उसके बाद है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल में क्या होता है, फ्यूल सेल की मतलब आपने सुना होगा, फ्यूल सेल सबसे पहले ये कहाँ किया गया था, इसको यूज किया गया था अपोलो स्पेस प्रोग्राम में। मतलब इसमें क्या होता है, जो आपके वो होते हैं एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो लेके जाते हैं, मतलब इससे क्या होता है, आपको इलेक्ट्रिसिटी भी मिल जाती है और पानी भी मिल जाता है, दो काम साथ हो जाते हैं फ्यूल सेल से, पानी भी मिल रहा है और इलेक्ट्रिसिटी भी मिल जाती है। तो जो ऊपर जाते हैं स्पेस में जाते हैं तो अपने साथ वो इतना फ्यूल लेके जाते हैं, अब वो बैटरियां तो नहीं लेके जाएंगे बेटा ऊपर जाते वक्त,
है ना। तो वो अपने साथ जितने दिन के लिए वो जा रहे हैं उतना फ्यूल लेके जाते हैं, ताकि फ्यूल जैसे ही खत्म हो डालो, पानी भी मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी भी मिलेगी। हाँ ये ना। और ये गैल्वेनिक सेल जैसा होता है, वैसी वर्किंग होती है। तो मोस्ट पावरफुल और सक्सेसफुल फ्यूल सेल कौन सा है मेरा बेटा? यही वाला H2O2 वाला। और आने वाले टाइम में इसी से ही चलेंगी गाड़ियां। बस H2 गैस को स्टोरेज करने के तरीके ढूंढे जा रहे हैं, साइंटिस्ट वही ढूंढ रहे हैं। जैसे ही वो हो गया तो भैया फ्यूल सेल, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, पढ़े इसको। आओ, one of the most successful fuel cell uses the reaction of hydrogen with oxygen to form water. The cell was used for providing electrical power in the Apollo space program. नीट में एक बार सवाल आया था। The water vapor produced during the reaction were condensed and added to the drinking water. अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, तो वाटर के क्या बनेंगे? वेपर बनेंगे। ठीक है, अब वो क्या करेंगे? वापस, अगर कंटेनर बंद कंटेनर है तो वापस कंडेंस होंगे, और कंडेंस होगा तो हमें पानी भी मिलेगा। एंड एडिड टू द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई फॉर एस्ट्रोनॉट। यस और नो? यस मैम। ठीक है, तो क्या बोले? सेल में क्या है? H2 और O2 जो है, देखो, बबल थ्रू पोरस कार्बन इलेक्ट्रॉन इनटू कंसंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन। ठीक है, कैटलिस्ट यूज किया जाता है इसमें। कैटलिस्ट प्लेटिनम और पैलेडियम यूज किया जाता है। देखो, आई नो बहुत बोरिंग है, प्लीज लेकिन पढ़ लो। प्लेटिनम और पैलेडियम यूज किया जाता है एज ए कैटलिस्ट, सो दैट रिएक्शन क्या हो बेटा? फास्ट हो। ठीक है, अच्छा, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लिया हुआ है? एक्वस सोडियम, बेसिकली NaOH लिया हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रोड ली गई है, इनर्ट इलेक्ट्रोड ली गई है ताकि वो रिएक्ट ना करे। ठीक है, उसके बाद देखो क्या हुआ। रिएक्शन आपको ध्यान रखनी। क्या ये रिएक्शन मैंने तुम्हें नहीं बताई? बताओ, बताई नहीं तो यस मैम। यस मैम, बताइए। बताइए। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो देखो किसमें चेंज हो रहा है? OH नेगेटिव, 4 OH नेगेटिव है तो उसके उल्टी साइड 4 इलेक्ट्रॉन लगा दो, सो दैट बैलेंस रहे। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन है, तो देखो ऑक्सीडेशन। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होगा? ये दोनों रिएक्शन होगी। तो देख लो, दोनों को ऐड करो तो पानी मिल जा रहा है। ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, इधर आओ। द सेल रन कंटिन्यूसली एज लॉन्ग एज द रिएक्टेंट आर सप्लाइड। जब तक उसको रिएक्टेंट मिलता जाएगा, जब तक H2 और O2 मिलता जाएगा, चलता जाएगा सेल। और इसकी इलेक्ट्रिसिटी कितनी है बेटा? 70% है, एज कंपेयर टू थर्मल प्लांट। जो हम थर्मल प्लांट से लेते हैं बेटा ऑक्सीजन, उसकी एफिशिएंसी सिर्फ 40% होती है, जबकि फ्यूल सेल की एफिशिएंसी कितनी होती है? 70%। ठीक है, तो देयर हैज बीन ट्रेमेंडस प्रोग्रेस इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू इलेक्ट्रोड एंड मटेरियल। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है? एक बार इसको रीड कर देना है, बस खत्म। पोल्यूशन फ्री होता है ना, इको फ्रेंडली होता है बेटा। यहीं से लाइन उठा के देगा NTA। ठीक है जी, एफिशिएंसी वाला पॉइंट पूछ लिया, कैथोड एनोड पे रिएक्शन पूछ लिया, अपोलो स्पेस प्रोग्राम वाला पूछ लिया। ठीक है, और पूछ लिया इको फ्रेंडली होता है या नहीं होता है। तो ये सारी बातें आपको फ्यूल सेल के बारे में ध्यान रखनी है। ठीक है, कर लोगे? यस मैम। यस मैम। उसके बाद है कोरोजन, जंग लगना। जंग रस क्यों होता है? रस्टिंग क्यों होती है? किसकी प्रेजेंस में होता है? जंग किसकी प्रेजेंस में लगता है? ऑक्सीजन। यस, तुम्हें बस मैं थोड़ा सा बता रही हूँ, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। देखो होता क्या है, आपको पता है। इसमें अगर मैं आयरन एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है, तो आयरन पे मैं, आयरन किस पे होगा एज ए एनोड? ध्यान से सुनना। आयरन अगर एनोड है तो इसका ऑक्सीडेशन होगा ना। अगर आप एनोड पे आयरन ले रहे हो, यस मैम, एंड ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, हम एनवायरमेंट में क्या है? ह्यूमिडिटी। वो आपके Yes. वो होंगे, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं Water पानी vapors. होगा, पानी से H+ आएगा। आपकी CO2 गैसेस भी है, तो इससे क्या बन जाता है? हमारा कार्बोनिक एसिड बन जाता है, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? H+ के लिए। देख रहे हो आप, कार्बोनिक एसिड क्या होता है? एसिड होता है ना, तो वो H+ देगा। ठीक है, यस मैम। अब ये H+ क्या करता है? O2 के साथ मिलके हमें क्या दे देता है? पानी देता है। और जो ये पानी है, अब ये पानी क्या करेगा? Fe2+ के साथ रिएक्ट करके क्या दे देगा मेरा बेटा? Fe2O3 दे देगा। और वही क्या करेगा मेरा बेटा? वही तो होता है तुम्हारा जंग, वही तो लगता है तुम्हारा कोरोजन।
क्या किया, आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ, हमारे आसपास क्या है, मॉइस्चर है, CO2 गैसेस भी है जो कि कार्बोनिक एसिड बना सकता है, और कार्बोनिक एसिड क्या होता है, एसिड होता है। तो वो H+ जो रिलीज करेगा वो O2 के साथ मिलके वाटर बना लेगा, और जो Fe2+ है वाटर के कांटेक्ट में आके क्या कर लेगा बेटा, Fe2O3 यानी कि Fe3+ में चेंज हो जाएगा, और वही रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा रस्ट के लिए। समझ में आई ये बात? यस मैम। यस मैम। मेन आपको क्या करनी है, रिएक्शन ध्यान रखनी है, कौन सी, एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, और एक कैथोड वाली ध्यान रखनी है कि जो O2 है बेटा देखो H+ लेके वाटर बना दे रहा है, और फाइनल इक्वेशन तुम्हारी ये हो। यही तो बताया मैंने, जो फिर वो Fe2+ आयन है वो क्या करेंगे, वाटर के साथ Oxidize. यस ऑक्सीडाइज Yes, हो ma'am. जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रस्ट। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो जंक लगाने से बचाना है ताकि बड़े Yes, बड़े ma'am. एक्सीडेंट ना हो, ब्रिज कोलैप्स ना हो जाए, ठीक है, इतने करोड़ों का नुकसान ना हो। और हालांकि पता है बेटा क्या होता है, जो ये जंक लगता है ना, यहाँ पे हो क्या रहा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। कैन यू सी दैट, ऑब्जर्व कर रहे हो? क्योंकि जो तुम्हारा जंक लग रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो है इसमें सारी रिएक्शन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, इससे आप इलेक्ट्रिक करंट भैया जनरेट कर सकते हो। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट पता चले तुम चाह रहे हो कि मैम बल्ब जगा लेंगे, ये जगा लेंगे, लगता रहे जंग, इससे करोड़ों का नुकसान भी होगा। तो हमें इसको बचाना है। इसको हम बचा कैसे सकते हैं, कैसे बचा सकते Galvanization. Galvanization. हैं? Oil. क्या करो, आयरन के ऊपर किसी की कवरिंग कर दो, किसी ऐसे मेटल की जो उससे ज्यादा रिएक्टिव हो, लाइक मैग्नीशियम, जिंक, है ना, ताकि उसको कहे भाई मैं तेरे लिए सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, मेरे को जो हो जाए तेरे को कुछ नहीं होने दूंगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सेक्रीफिशियल इलेक्ट्रोड, ठीक है। अगर आप कोई और Mg और जिंक ले लेते हो जो कि ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से, तो इसको हम बोलते हैं सेक्रीफाइशियल इलेक्ट्रोड, सेक्रीफिशियल, मतलब उसने अपने आप को क्या किया, आयरन के लिए सेक्रीफाइस कर, ठीक है। या तो आप पेंट कर दो, पेंट कर दोगे तो उससे भी बचा जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉसिबल तरीके हैं, पढ़ लोगे इसको? Yes. यस मैम। Yes, ma'am. ज्यादा मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, फ्री के नंबर है अगर यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। ज्यादातर इंपॉर्टेंट कौन सी है, वो डिस्चार्जिंग और चार्जिंग वाला ध्यान रखना बेटा। डिस्चार्जिंग में जो लेट है वो एनोड होता है, PbO2 कैथोड पे रिएक्शन होगी, तो वो चीजें आपको ध्यान रखनी, ठीक है। चलो, अब आपको मैं क्या करूंगी, एक असाइनमेंट भेजूंगी ग्रुप में 2 मिनट बाद, मतलब जैसे अपनी क्लास ओवर होगी तब। कहाँ जा रहे हो, समराइज कौन करेगा, भागे जा रहे हो, मतलब हद होगी भाई, भागने की जल्दी रहती है, पढ़ने की नहीं रहती, बस भाग दें क्लास से। हाँ, क्या रानी क्या पढ़ा आज हमने? मैम पहले क्वेश्चन रिवीजन किए, हम्म, फिर हमने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन किए। वेरी गुड। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बेटा इंपॉर्टेंट है, प्लीज कर लेना, क्योंकि इस बार भी नीट में जो है यहीं से सवाल पूछा था इलेक्ट्रोलिसिस से, तो हो सकता है 2025 में वो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि बहुत टाइम से नहीं आया है, ठीक है। उसके अलावा आपको बैटरी, कोरोजन एक बार अपने एंड से रीड कर लेना, और कुछ नहीं है। मैम, हाँ, मैम ये जो लास्ट बोलो।